अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, जो लास्ट ग्रुप का जो मैंने नोट्स आपसे शेयर किए हैं, जो लेक्चर मैंने आपको दे दिया है, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। इस वाले नोट्स में अगर आप देखो तो आप अगर इसमें जो है ज़्यादा हमने नहीं पढ़ना। इसमें से हमें सिर्फ ये जो थ्योरी है बाल्बिन स्टीम रोल थ्योरी, सिर्फ यही हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टीम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीम फ्रेमवर्क। ठीक है। ये जो ग्रुप साइकोलॉजिकल ट्रैट्स दैट इन्फ्लुएंस टीम इफेक्टिवनेस, ये भी ऑलमोस्ट आपके उसमें कंप्लीट हो चुका है। जैसे ग्रुप कोहेसिवनेस, ये आपके फर्स्ट वाले नोट्स में भी है। ग्रुप डायनामिक्स, मेंबर सेटिस्फेक्शन, ग्रुप परफॉर्मेंस, ये सारी उसमें भी है। ठीक है। नॉर्म्स भी है उसमें, ग्रुप इफेक्ट्स भी है, ग्रुप कॉग्निशन भी है, और सर्टेनिटी और एट्रीब्यूट बेसिस, ये या ग्रुप पोटेंशियल और कलेक्टिव सेल्फ एफिकेसी, ये ऑलमोस्ट उसमें चीज़ें कवर हो रही हैं। तो हम इसमें सिर्फ इफेक्टिवनेस की जो थियरी है ना, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाओ अगर आप, तो पहले वो बात करता है टीम की। कॉन्सेप्ट ऑफ टीम क्या है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट कॉमनली accepted definition in the field of organization behavior, the team is a small group of people who make contributions to the common goal. टीम वो होती है, टीम एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक एक लोगों का एक स्मॉल सा ग्रुप जिसके जो कि किसी कॉमन ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। हु परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द गोल, वो ही काम कर रहे होते हैं जो उनके गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा होता है। जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं विद द म्यूचुअल फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए डिपेंड कर रहे होते हैं क्योंकि उन सब के अंदर एक ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें ये गोल जो है कंप्लीट करना है। ठीक है। आगे आ जाती है इसमें रोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, व्हाट इज़ रोल? रोल इज़ अ सोशियोलॉजी ओरिजिन कॉन्सेप्ट। ये आप लोगों को पता भी है, बहुत बार हमने रोल को पढ़ा है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोशल एनवायरनमेंट। रोल का बेसिक मतलब होता है कि जो सोशल एनवायरनमेंट है, सर्टेन सिनेरियो, जैसे क्लासरूम का एक सोशल एनवायरनमेंट है, फैमिली का एक सोशल एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस एक सोशल एनवायरनमेंट है, उसमें इंडिविजुअल किस तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। Balbin roles definition data composing the fundamental of a study and play important role from the aspect of study. He defines two role styles which are namely functional and team roles. अब इसने दो रोल डिफाइन किए थे, एक फंक्शनल और टीम रोल। फंक्शनल रोल क्या है जी? फंक्शनल रोल इज रिक्वायर्ड फंक्शंस फॉर द सर्वाइवल एंड लिविंग ऑफ अ सोशल सिस्टम। फंक्शनल रोल वो रोल होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सोशल सिस्टम का कोई ऐसा फंक्शन जिसको परफॉर्म करना आपके लिए ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सरवाइव। ठीक है। तो ये वो फंक्शनल रोल होता है। टीम, लाइक आप देखो, कोई भी चीज़ इज़ रिक्वायर्ड फंक्शंस फॉर द सर्वाइवल एंड लिविंग ऑफ सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम में सर्टेन फंक्शंस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। अगर आप वो फंक्शंस नहीं पूरे कर रहे हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसको पूरा करने के लिए जो रोल आप परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज़ फंक्शनल रोल। ये आप अगर याद करो, आपने टेलकिट, पार्सन और मर्टन की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें वो इसी चीज़ की बात करता है। ठीक है। टीम रोल में क्या आ जाता है? टीम रोल इज अ सेट ऑफ रोल्स दैट आर डिफाइंड विद अ डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट। इन अदर वर्ड्स, इट इज सम ऑफ द रोल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्ले फॉर द परस्यूट टू बी डन। टीम रोल होते हैं, ये वो रोल होता है जो किसी इंडिविजुअल का नहीं होता। फंक्शनल रोल इंडिविजुअल बेस्ड हो सकते हैं, बट टीम रोल इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होते। ये वो रोल्स होते हैं जो आप स्पेसिफिकली किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एज टीम किसी काम को परफॉर्म करने के लिए आप प्ले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि अभी अगर हम बात करें तो ये एक टास्क है हमारा, जैसे 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म आ रहा है, तो उसमें हम एक प्ले जो है वो बनाना का हमारा जो प्लान है, तो वो प्ले कैसे जो है प्रोड्यूस होगा? थ्रू टीम वर्क। अब उस टीम वर्क में हर किसी का अपना अपना रोल है। जैसे एक स्क्रिप्ट राइटर है, एक परफॉर्म कर रहे हैं, एक टीम को लीड कर रहे हैं, इस तरह से जो चीज़ें हैं। अब वो जो स्क्रिप्ट राइटर है वो स्पेसिफिकली उस टास्क के लिए है, वो रियल लाइफ या ओवरऑल स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। ठीक है।
सो दिस इज समथिंग कि वो रोल जो स्पेसिफिकली उस टीम से रिलेट करता है. अकॉर्डिंग टू पार्कर देर आर 4 टीम प्लेयर्स स्टाइल्स. अच्छा, पार्कर ये कहता था कि 4 किस्म के स्टाइल होते हैं टीम प्लेयर्स के. एक कंट्रीब्यूटर, एक कोलैबोरेटर, एक कम्युनिकेटर और एक चैलेंजर. ठीक है, टीम प्लेयर्स के में जो है उनमें 4 टाइप्स ऑफ स्टाइल होते हैं. ठीक है, यानी आपके जो रोल हैं टीम में, उसमें टीम प्लेयर के 4 स्टाइल होते हैं. या तो वो कंट्रीब्यूटर हो सकता है, या वो कोलैबोरेटर हो सकता है, या कम्युनिकेटर, या चैलेंजर. ठीक है, बेरी 1991 dedicated a leadership behavior approach. 4 types of leadership required for self-managing team, which are envisioning leadership, innovative and vision fostering, organizing leadership, giving orders on mission, spanning leadership, facilitating the activities that connects team to the organization, and social leadership, developing and maintaining the psychology and social stability of the team. अच्छा, 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप रिक्वायर्स फॉर सेल्फ मैनेजिंग टीम. अब इसमें जो बैरी है उसने ये एक्सप्लेन किया था कि लीडरशिप बिहेवियर अप्रोच में 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप आ जाती है. सेल्फ मैनेजिंग टीम के अंदर, कोई भी टीम जो आप खुद मैनेज कर रहे हो, उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप आ जाती है. एक आ जाती है आपकी इनविजनिंग लीडरशिप. ये वो लीडरशिप होती है जो कि कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आना. लीडर जो है उसमें वो कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है, उसका कोई विजन होता है. ठीक है, जो वो बाकी सबसे शेयर करता है. ऑर्गेनाइजिंग लीडरशिप क्या होती है? ये वो लीडरशिप होती है जिसमें आप सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे होते हो. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग लीडरशिप होती है जिसमें आप सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे होते हो ऑन किसी मिशन को पूरा करने के लिए. आप ऑर्डर दे रहे होते हो और मेंबर जो हैं वो उस ऑर्डर को पूरा कर रहे होते हैं. ठीक है, स्पैनिंग लीडरशिप आ जाती है फैसिलिटेटिंग दी एक्टिविटीज़. ये वो लीडरशिप होती है जो कि जो एक्टिविटीज़ जिस बेसिस पे टीम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड होती है, ये उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं. ठीक है, एंड सोशल लीडरशिप जैसे कि मैनेजर्स क्या कर रहे होते हैं, वो टीम को आपस में जोड़ के रख रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं. और सोशल लीडरशिप क्या होती है? डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द साइकोलॉजी एंड सोशेबिलिटी ऑफ द टीम. सोशल लीडरशिप क्या करती है? वो डेवलप करती है और मेंटेन करती है. लाइक सोशल लीडरशिप बेसिकली टीम के दरमियान एक सोशल बॉन्डिंग और एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बनाती है. ठीक है, बेल्बिन्स टीम रोल्स थ्योरी. She believes that team members have 2 types of roles. अच्छा, अब वो क्या मानती थी? वो ये कहती थी कि टीम मेंबर्स के 2 टाइप ऑफ रोल्स होते हैं. फर्स्ट वन एज डिस्क्राइब्ड इन रोल थ्योरी, टिपिकल फंक्शनल रोल. ठीक है, जो ऊपर जो उन्होंने बताया कि एक टिपिकल फंक्शनल रोल होता है, पॉइंट्स आउट जॉब रिलेटेड ऑपरेशनल एंड टेक्निकल नॉलेज. अब फंक्शनल रोल्स कौन से होते हैं? वो ये होते हैं कि जॉब रिलेटेड या कोई ऑपरेशनल रिलेटेड टेक्निकल कोई भी चीज़ जो है उससे रिलेटेड जो है वो पॉइंट आउट करना, डेट इज़ फंक्शनल रोल. जैसे कि अगर हम कहें कि एग्ज़ाम ब्रांच है, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या कर रहे हैं? ये फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं. ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये टेक्निकल यहाँ इशू आ रहा है, ये चीज़ है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है. सेकेंड टाइप ऑफ है टीम रोल. टीम रोल डिस्क्राइब हाउ सुटेबल द मेंबर इज़ फॉर द टीम, नॉट द फंक्शन. अच्छा, वो जो फंक्शनल रोल है ना, वो बेस्ड करता है फंक्शन के ऊपर. ठीक है, कि फंक्शन क्या है? कि फैसिलिटेट करना है पेरेंट्स को रिगार्डिंग एडमिशंस, दैट इज़ अ फंक्शन. ठीक है, अब वो फैसिलिटेशन जो है वो लाइक आपके लिए फोकस किस चीज़ के ऊपर है? कि ये फंक्शन जो है वो पूरा होना चाहिए, पेरेंट्स को फैसिलिटेशन पूरी करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो. लेकिन जो टीम रोल है ना, टीम रोल में टीम ये डिसाइड करती है कि कौन सा मेंबर जो है वो किस रोल के लिए फंक्शनल है. ठीक है, जैसे कि आप ये देखो कि ये जैसे हम अगर कह रहे हैं कि हमने स्क्रिप्ट राइटर्स डिसाइड किए, हमने परफॉर्मेंस में डिसाइड किए. ठीक है, अब किसी को अगर मैं समझती हूँ कि नहीं यार, ये बंदा जो है ये बोल अच्छा सकती है पर ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकती, तो टीम रोल क्या होगा कि मैं उसको बोलने का काम दूंगी, उसको परफॉर्म करने दूंगी. कोई परफॉर्म अच्छा करती है तो मैं उसको परफॉर्मेंस का काम दूंगी, दैट इज टीम रोल. अब बेल्बिन की टीम रोल थ्योरी क्या है? ये अगर हम नीचे आ जाए, बेल्बिन अट्रैक्ट्स द अटेंशन टू द कनेक्शन बिटवीन द नीड्स फॉर डिफरेंट टीम रोल्स प्रिवेलिंग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द टीम. बेल्बिन क्या कहती थी? कि अट्रैक्ट्स द अटेंशन टू द कनेक्शन बिटवीन द नीड्स, के
फॉर डिफरेंट टीम रोल्स, कि जितने भी टीम रोल्स हैं उनके दरमियान जो एक डिफरेंट स्टेज, जब आप टीम डेवलप कर रहे होते हो, यानी कि टीम की डेवलपमेंट प्रोसेस में जो एक कनेक्शन है बिटवीन द नीड्स ऑफ टीम रोल्स, कि हर किसी को कौन सा रोल मिलना चाहिए, उसने इसके ऊपर बात की थी कि डिमेंशन सिक्स स्टेजेस, कि बेसिकली ये जो टीम मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें 6 स्टेजेस आते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज डिटरमाइनिंग द नीड। सबसे पहले आपने क्या एक्सप्लेन, सबसे पहला स्टेज टीम बनाने में क्या होता है, डिटरमाइनिंग द नीड्स। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी नीड क्या है, आपने क्या प्रोड्यूस करना है, आपका गोल क्या है, आप कोई टीम प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे लेट्स सपोज मैं कहूँ कि फर्स्ट मेरा जो अगर फर्स्ट स्टेज जो थी नीड्स को डिफाइन करने की, वो क्या थी कि मुझे एक आइडिया मिला कि अच्छा 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म है जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब नीड क्या थी कि उसमें क्या करना है, वो डिफाइन हो गया। ये क्या है, ये मैं अपनी नीड डिफाइन कर रही हूँ। सेकेंड स्टेज है कमिंग अप विद आइडियाज़। अब सेकेंड स्टेज में मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। फिर उस ग्रुप में मैंने उन लोगों को ऐड किया जो इंटरेस्टेड हैं टीम का पार्ट बनने में। फिर मैंने उनसे पूछा कि वो अपने अपने आइडियाज़ दें ताकि हम जो अच्छे आइडियाज़ हैं हम उनके ऊपर काम कर सकें। फिर जैसे आइडियाज़ आने लगे तो हमने प्लान बनाना शुरू किया, दैट इज़ थर्ड स्टेज, दैट इज़ फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स। फोर क्या है, रियलाइजेशन ऑफ द आइडियाज़, कि अब आप जब प्लान आपने पूरा बना लिया, फिर आपने फोर्थ स्टेज पे आप ये देख रहे हो कि नहीं ये आइडिया ज़्यादा सही चल सकता है या वो आइडिया चल सकता है, ये इतना अच्छा नहीं है, ये वो इतना अच्छा नहीं है। अब ये रियलाइजेशन वाली स्टेज कब आएगी, अभी हम प्लानिंग तक पहुंच गए हैं, कि अभी हमारी प्लानिंग क्या है कि फर्स्ट स्टेज पे हमने क्या करना है, हमने जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनके दरमियान और जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन दोनों के दरमियान हमने बातचीत करवा दी, आइडिया शेयरिंग करवा दी। अब स्क्रिप्ट राइटर्स को हमने कह दिया कि आप आइडिया लिख कर लाओ स्क्रिप्ट। अब जब वो स्क्रिप्ट लिख कर लाएंगे तो उसके बाद उस स्क्रिप्ट से में हम चेंजेस करेंगे या उसको देखेंगे कि नहीं ये आइडिया जो है ये अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा। फिर फोर्थ ही स्टेज पे आप ये भी देखोगे, फिर फोर्थ स्टेज पे जो फिफ्थ स्टेज पे आप जब आते हो, फॉर्मिंग दी टीम। अब आप टीम बना रहे हो कि आप ये देख रहे हो अच्छा ये मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई है, अब इसमें से मुझे देखना है कि मुझे किस किस को कौन सा रोल देना है, कौन से किस रोल के लिए सूटेबल है। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं टीम फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। और फिर लास्ट क्या होगा, जब मैं टीम फॉर्म कर लूँगी उसके बाद मैं रिहर्सल करवाऊँगी, फिर मैं देखूँगी नहीं नहीं ये रोल इसको नहीं सूट कर रहा है, ये इसमें कर रहा है, ये स्क्रिप्ट थोड़ी सी यहाँ से चेंज होनी चाहिए। तो फिर जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो एंड पे क्या है कि हमने हर टीम मेंबर को उसका काम दे दिया, उसका रोल दे दिया, हर चीज़ फाइनलाइज हो गई, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, वो फर्स्ट स्टेज पे कौन कौन काम करते हैं, शेपर एंड द कोऑर्डिनेटर विल बी नीडेड मोस्टली। सबसे पहली स्टेज पर शेपर और कोऑर्डिनेटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है कंप्लीटर आते हैं, फिनिशर आते हैं और इम्प्लीमेंटेटर आते हैं, जो आगे की स्टेजेस में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टीम रोल्स वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब टीम रोल्स जो हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, एक्शन रोल का, ठीक है, जो सबसे पहले की अर्ली स्टेजेस में काम करते हैं। एक्शन रोल में कौन कौन होते हैं, वो एक्शन रोल में शेपर्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेटर होते हैं, कंप्लीटर होते हैं और फिनिशर होते हैं, ठीक है। सोशल रोल्स में कौन से होते हैं, वो जो टीम वर्कर्स हैं आपस में मिलके जो काम कर रहे हैं। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर हैं जो ये देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो जो हमें चाहिए, जैसे अगर हम बात करेंगे कि आपको एक प्ले के लिए किस तरह के कपड़े चाहिए, चेयर्स चाहिए, टेबल चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो रिसोर्स यानी आप उनको इन्वेस्टिगेट करें कि ये चीज़ हमें इस तरह की ड्रेसिंग चाहिए, इस तरह की चीज़ चाहिए, वो रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर हैं। टीम वर्कर एंड रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर आपस में साथ मिलके काम करिए। और कोऑर्डिनेटर कौन है, जो कोऑर्डिनेट करेगा, उन्हें बताएगा कि ये इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो। और थर्ड जो रोल है वो क्या है, थिंकिंग रोल। ये वो लोग हैं जो कि प्लांट करते हैं, मॉनिटर, एवेल्युएटर एंड स्पेशलिस्ट। अब जैसे अगर मैं कहूँ आप लोगों के सारे उस चीज़ को, मैं थिंकिंग रोल कौन है, मैं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं प्लांट कर रही हूँ आप लोगों के कि इसने ये यहाँ करना है, इसने ये काम करना है। मैं मॉनिटर भी कर रही हूँ आप लोगों को, मैं एवेल्युएट भी कर रही हूँ कि कौन सही काम कर रहेगा, कौन नहीं कर सकता है। और मैं ओवरऑल उसकी, क्योंकि जो एक स्पेशलिस्ट नज़र से जो देख रही है वो मैं देख रही हूँ, या मेरे साथ अगर कोई और होगा
तो वो देखेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें आती हैं। अब आप ये देखो ऊपर टेबल में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वर्कर कौन होते हैं, शेपर कौन होते हैं, प्लांट कौन करता है, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, मॉनिटर एंड एवेल्यूएटर कौन होता है, टीम वर्कर कौन होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कंप्लीटर और फिनिशर कौन होते हैं, उनकी टिपिकल उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनकी पॉजिटिव क्वालिटी क्या होती है और उनकी वीकनेस क्या होती है। ये चार्ट आप लोगों ने खुद पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में दो चार चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये आपने खुद पढ़ना है, इसमें जो चीज़ समझना है वो आप पूछ सकते हो, लेकिन ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ लोगे, इसको समझ लोगे, तो आपने इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देनी है कि एवेल्यूएटर को हम किस रोल में किसी को एवेल्यूएटर कहेंगे, या फिनिशर का क्या काम होता है किसी प्रोजेक्ट में, आप फिनिशर को एक्सप्लेन कर रहे हो, इस तरह से आपने बताना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, देयर वॉज अ स्टडी परफॉर्म बाय हसन बसरी, yeah, on evaluation on Belbin's team roles theory, which states that there is no parallelism between functional and team roles of a member. That is, they are dependent of each other. Most members prefer to play the role that are most convenient. अच्छा, अब इसने हसन बसरी जो है, इसने क्रिटिसिज्म किया था बेल्बिन की टीम रोल के ऊपर। उसने कहा था कि विच स्टेट्स दैट देयर इज नो पैरेललिज्म बिटवीन फंक्शनल एंड टीम रोल्स, के फंक्शनल एंड टीम रोल के दरमियान कोई पैरेलल चीज़ नहीं होती, ये साथ साथ नहीं चलते, ये इंडिपेंडेंट है। फंक्शनल रोल टोटली अलग चलते हैं और टीम रोल टोटली अलग चलते हैं, लेकिन मोस्टली हर मेंबर जो है वो ही रोल प्ले करना चाहता है जिसपे वो कन्वीनियंट हो। लाइक आप ये देखो कि अगर मैं एक बंदे को बोलती जाऊँ कि नहीं आपने परफॉर्म करना है, प्लीज़ आप परफॉर्म कर लो, या आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हो, वो अगर खुद रेडी नहीं है तो वो रोल प्ले नहीं करेगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ कि ज़्यादातर हम कोशिश क्या करते हैं, हम वही रोल करने की कोशिश करते हैं जिस पे हम सेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ टीम्स, 4 टाइप्स ऑफ टीम्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन दी टुडेज ऑर्गेनाइजेशन। आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में 4 किस्म की टीम्स जो हैं वो पाई जाती हैं। वर्क टीम, प्रोडक्शन एंड वर्क टीम कौन सी होती है, जो प्रोडक्शन और सर्विस टीम पे होती है। कंटिन्यूइंग वर्क यूनिट फॉर प्रोड्यूसर, इनका काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते रहना। देयर मेंबरशिप इज टिपिकली स्टेबल, ये वो लोग होते हैं जो फुल टाइम जॉब पे होते हैं, वो हमेशा स्टेबल रहते हैं। लाइक उनकी फुल टाइम जॉब है, उन्होंने हमेशा वही काम करना है, तो उनको कोई ना हटा सकता है, ना उनको कोई डर होता है कि हमें चेंज कर दिया जाएगा, ये फुल टाइम उस पे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ कि फुल टाइम लेक्चरर हो गया, फुल टाइम इंजीनियर हो गया, ठीक है, सो दैट इज वर्क टीम, कि उसको पता है कि उसका काम यही है। पैरेलल टीम क्या होता है, पुल्स टुगेदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्क यूनिट और जॉब टू परफॉर्म फंक्शंस दैट द रेगुलर ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इक्विप्ड टू परफॉर्म वेल क्रॉस यूनिट जॉब। पैरेलल टीम्स वो होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अक्सर लोग आते हैं, जैसे शौकत खानम है वो आते हैं, या कोई इवेंट होना होता है, पिंक रिबन हो गया, या इस तरह से, तो हम उन लोगों को लेकर आते हैं, या वो हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं ताकि कोई ऐसा काम जो कि प्रोड्यूस हो सके, जो कि हम अकेले नहीं कर सकते या वो अकेले नहीं कर सकते, तो वो मिल के, उसको क्या कहते हैं, पैरेलल टीम, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए साथ आते हैं और वो टास्क कंप्लीट होने के बाद अलग हो जाते हैं। प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट हमेशा टाइम लिमिटेड होता है कि या तो 1 साल का है, 5 साल का है, 2 साल का है, ठीक है, और उसमें वन टाइम आउटपुट ही होता है, यानी जितना आपको टाइम लिमिट दिया गया है उसी में आपने आउटपुट देना है, वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, जजमेंट की और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद मेंबर्स जो हैं वो अपने अपने फंक्शनल यूनिट में चले जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं, ठीक है, या किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। कंपनीज आर एक्सपेंडिंग द यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट टीम एज रिस्पॉन्स टू टाइम बेस्ड कॉम्पिटिशन। अब कंपनीज क्या कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट टीम्स बढ़ा सकें, ताकि मज़ीद जो है आपकी स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो सकें, या कंपटीशन में ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जैसे अब अगर आप ये देखो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोजेक्ट आता है। अब उस प्रोजेक्ट में उन्हें एक इंजीनियर चाहिए, एक लेक्चरर चाहिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, एक फलाना फलाना चाहिए, वो सब मिलके एक प्रोजेक्ट में साथ काम करेंगे। जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा वो साथ काम करेंगे, जैसे वो प्रोजेक्ट खत्म होगा वो अलग हो जाएंगे और वापस अपनी अपनी फील्ड्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये प्रोजेक्ट टीम का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट टीम्स।
कोऑर्डिनेट एंड प्रोवाइड। अच्छा, प्रोजेक्ट टीम इसलिए भी बनती हैं कि आपकी डिफरेंट एफिलेशंस हों, आपके सोशल नेटवर्क्स इंक्रीज करें, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम हो कि उसने गवर्नमेंट के साथ मिलके काम किया है या इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम किया है। ठीक है। Management team coordinate and provide direction to the sub-units under their jurisdiction, literally integrating interdependent sub-unit across key business processes. मैनेजमेंट टीम जो है ये हर ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती हैं। जैसे कि आप देखो हमारी मैनेजमेंट टीम कौन सी है, अगर हम कहें यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही होती है, वो मैनेज कर रही होती है। जितने भी जैसे हम कहते हैं ना कि सारे पेपर्स की जो है इंफॉर्मेशन कहाँ से बन के आती है, एग्जाम ब्रांच से। तो एग्जाम ब्रांच क्या कर रही है, वो सारे के सारे पेपर्स को, डेट शीट्स को, सिलेबस को रेगुलेट कर रही है। फिर एचईसी की अगर हम बात करें तो पूरे पाकिस्तान की जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको कौन डील कर रहा है, दैट इज एचईसी। तो एचईसी के जो नोटिस आते हैं, एचईसी की जो रूल्स आते हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज मानती है। तो दैट इज एचईसी जो है वो मैनेजमेंट टीम है। ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीम, थ्री मेजर डायमेंशंस। अब टीम के इफेक्टिवनेस में तीन मेजर डायमेंशंस आ जाती हैं, परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस, मेंबर्स एटीट्यूड और बिहेवियरल आउटकम। ठीक है। टीम इफेक्टिवनेस फ्रेमवर्क में आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है effectiveness is a function of effectiveness is a function of environmental factor, design factor, group processes and group psychological traits. This framework moves away from the input process output approach by depicting design factors which have direct impact on outcome via group processes and psychological traits. It suggests that the group psychological traits are real group level phenomenon. These traits directly influence outcome. They also indirectly influence them through shaping internal and external processes. This framework that group process can become embedded in psychological traits such as norms. ये वही चीज़ें आगे आ रही हैं आपकी कि जो नॉर्म्स और ये सारी चीज़ें। अब ग्रुप इफेक्टिव कैसे बनता है, आपकी ग्रुप को पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा है कि आपकी मिल के काम करने से कोहिजन जितनी ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है। ग्रुप परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होती है, ये वही। सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर आ जाएं जो ये बात कर रहे हैं ग्रुप इफेक्टिवनेस की, परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस। अब परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस तब तक नहीं होगी जब तक ग्रुप मेंबर्स क्लियर ना हो अबाउट ईच एंड एवरी टास्क कि अच्छा मुझे क्या करना है या इसने क्या करना है। ठीक है। और आपस में मिल के काम ना करें। कभी आपने देखा होगा आपको कोई असाइनमेंट करनी है और आप लोगों की आपस में ही नहीं बन रही एक दूसरे के साथ, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते इफेक्टिवली। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट बड़े अच्छे से समझ आ गया और आपने अपना काम अच्छे से बांट लिया और आपकी आपस में माइंडसेट मिलता है तो परफॉर्मेंस लेवल 100% हो जाता है। मेंबर्स एटीट्यूड। अब आप देखो आपके ग्रुप में एक बंदा ही काम कर रहा हो, बाकी 4 लोग काम ना कर रहे हो, तो वो अकेला जितना मर्जी कोशिश कर ले वो नहीं कर सकता काम अच्छे से। ठीक है। लेकिन अगर सारे मेंबर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो आपकी टीम आउटपुट अच्छा होगा। फिर बिहेवियरल आउटकम में भी यही चीज़ आ जाती है कि लाइक अगर आप जो हो हर कोई जो है वो सेटिस्फाइड है उससे कि लाइक हर किसी ने अपने आइडियाज़ दिए हैं, मिल के काम किया है, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका आउटकम आएगा। लेकिन अगर हर ऐसा हो कि लाइक जो है एक ही बंदा सारा क्रेडिट ले जा रहा हो, दूसरा जो है उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा, या अब लोग आपस में कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने नहीं दोबारा इसके साथ काम करना, ये ओवर रूल करती है या ये सबसे ज़्यादा जो है क्रेडिट ले जाती है, तो उस पे क्या होता है उतना ही उसकी नेगेटिव आएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो टेबल दिया हुआ है इसमें इन्होंने इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस दी हुई है, आउटकम की, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी परफॉर्मेंस लेवल होगी आपकी क्वालिटी प्रोडक्शन की उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। एटीट्यूड आउटकम कि अगर आपस में मेंबर एक दूसरे के साथ मिलके खुशी से काम कर रहे हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, ट्रस्ट डेवलप होगा। और बिहेवियरल आउटकम क्या है कि अगर आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपस में अच्छे से मिलके आप काम कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टीम वर्क में खुश हो, तो टर्नओवर ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम जो है आप कोई ना कोई ऐसी गलती करोगे कि नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों को वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा या इस तरह कुछ होगा। ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये कंप्लीट हो गया लेक्चर आपका।
ठीक है? इसमें कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आ रही हो, लाइक इसमें कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? ये जो इतने ज़्यादा इसमें फिगर्स हैं, ये इतना डीप डाउन आपने नहीं पढ़ना, ऊपर-ऊपर से ही पढ़ना है, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ये चीज़ें आगे आपने आगे पढ़ी हुई ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में। इसमें से आप लोगों ने जो-जो आपको समझ आई है, आपने एक-एक एग्ज़ाम्पल देनी है, और अगर कुछ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है क्लास, अब आपका ये ग्रुप वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।